अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अरसलान जाहिद खान है और आज की वीडियो सब्जेक्ट सिलेक्शन पे है। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स सीएसएस में 600 मार्क्स के होते हैं और इनका एक बहुत अहम किरदार होता है एक सीएसएस एस्पायरेंट की फाइनल एग्ज़ाम में एलोकेशन पे। तो बहुत से लोगों का ये कंसर्न था कि हमें कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट्स चूज़ करने चाहिए जब हम अपनी सीएसएस की अटेम्प्ट देना चाह रहे हों। तो आज की वीडियो में मैं इस हवाले से बात करूंगा। सीएसएस एग्जाम में नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स को देखा जाए तो टोटल 12 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें से पहले 6 सब्जेक्ट्स कंपलसरी हैं और अगले 6 सब्जेक्ट्स ऑप्शनल हैं। एफपीएससी ने एक नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स की लिस्ट दी हुई है जिसमें 55 सब्जेक्ट्स हैं और उन 55 सब्जेक्ट्स में से आपको 6 चूज करने होते हैं और ये 55 सब्जेक्ट्स 7 ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं और हर ग्रुप में से आपको एक सब्जेक्ट चूज करना होता है। अगर हम ग्रुप 1 की बात करें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप है क्योंकि इसमें 200 मार्क्स के सब्जेक्ट्स हैं। तो मैं इस वीडियो में उन सब्जेक्ट्स का कंपैरिजन करूंगा जो ज़्यादातर लोग ऑप्ट करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। डिटेल्स के हवाले से मेरा इरादा है कि मैं अपने फेसबुक पेज पे एक डिटेल्ड ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पे एक लाइव सेशन करूं जिसमें मैं एक एक सब्जेक्ट के आपको डायनामिक्स आपके साथ डिस्कस कर सकूं। तो इस वीडियो में मैं जेनेरिक बात करूंगा और उन एरियाज पे बात करूंगा जो सबसे बड़ा कंसर्न होते हैं स्टूडेंट्स का। अगर हम ग्रुप 1 की बात करें तो इसमें 2 बहुत प्रोमिनेंट सब्जेक्ट्स हैं, एक इंटरनेशनल रिलेशंस और एक पॉलिटिकल साइंस, और इनका बहुत अहम किरदार है सीएसएस के अंदर क्योंकि बहुत से कंपलसरी और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स इन 2 सब्जेक्ट्स से लिंक्ड हैं, ये कंप्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हाउ टू कंपेयर इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पॉलिटिकल साइंस। मैं बहुत आसान तरीके से आपको समझाना चाहूँगा कि पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट एक आसान सब्जेक्ट है, उसमें डेप्थ नहीं है, इसमें फिलोसोफर्स को आपको पढ़ना पड़ता है, उन फिलोसोफर्स की फिलॉसफीज को देखना पड़ता है, उनको करंट पॉलिटिकल सिस्टम्स के साथ कंपेयर करना पड़ता है, उन फिलॉसफीज की मैनिफेस्टेशंस आज के दौर में देखना पड़ती है, कुछ पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स पढ़ना पड़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस कुछ मुल्कों के पढ़ना पड़ते हैं और एक हिस्सा पॉलिटिकल साइंस का पार्ट 2 वो आपके पाकिस्तान अफेयर्स जो कि कंपलसरी सब्जेक्ट्स है उससे कंप्लीमेंट करता है। तो अगर हम पॉलिटिकल साइंस की डोमेन की बात करें तो इट्स अ वेरी इजी सब्जेक्ट, लेकिन इसका कोर्स बहुत ज़्यादा है, इस सब्जेक्ट की विड्थ बहुत ज़्यादा है। और अगर हम इसको कंपेयर करें इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ, इंटरनेशनल रिलेशंस पॉलिटिकल साइंस की एक सब ब्रांच है, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस के सब्जेक्ट में सब्जेक्टिविटी का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है, उसमें डेप्थ बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम टाइम फ्रेम की बात करें तो जितना टाइम आपको पॉलिटिकल साइंस के कोर्स को कवर करने में लगेगा, शायद उससे ज़्यादा टाइम आपको इंटरनेशनल रिलेशंस की डेप्थ को अचीव करने में लगेगा। तो इंटरनेशनल रिलेशंस का कोर्स कंपैरेटिवली छोटा है पॉलिटिकल साइंस से, लेकिन उसमें डेप्थ इतनी ज़्यादा है कि उस डेप्थ को अचीव करते हुए आपको अच्छा खासा टाइम लगता है, आपकी अच्छी खासी एनर्जी लगती है। तो एफपीएससी के पर्सपेक्टिव से या सीएसएस के पर्सपेक्टिव से हम देखें, पॉलिटिकल साइंस में अगर आप मेहनत करते हैं, अगर आप उसकी विड्थ को अचीव कर लेते हैं, वो कोर्स को कवर कर लेते हैं, तो पॉलिटिकल साइंस आपको रिवॉर्ड देता है। यू कैन स्कोर 125 to 130 ऑन एवरेज इन योर एग्जाम। लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है और इसमें आप मेहनत कर भी लें तो शायद आप इतना अच्छा स्कोर ना कर सकें, 110 से 120 के आसपास स्कोर कर सकें। मैंने चूंकि इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्ट किया था तो मैं इसकी डायनामिक्स को बहुत बेहतर तरीके से समझता हूं। एक फ़ायदा इंटरनेशनल रिलेशंस का ये है कि ये आपको करंट अफेयर्स में हेल्प करता है। दूसरा, ये आपका होराइजन ब्रॉड करता है, आपके सोचने समझने की सलाहियत, जियोपॉलिटिक्स को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करना, जो वर्ल्ड मैप है उसकी अंडरस्टैंडिंग, जितने इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं
उनकी बेहतर तरीके से आपके माइंड में समझ बूझ पैदा करना, ये इंटरनेशनल रिलेशंस आपको सिखाता है। तो आसान मैं कर देता हूं, जो लोग समझते हैं कि हमें आसान कोर्स को ऑप्ट करना चाहिए, हम उसकी कोर्स कवर कर लेंगे, उसकी विड्थ को अचीव कर लेंगे, तो वो उनको पॉलिटिकल साइंस के साथ जाना चाहिए। जो लोग समझते हैं कि हमें इन डेप्थ नॉलेज रिक्वायर्ड है, हमें ग्लोबल पॉलिटिक्स को अच्छे से समझना चाहिए, हमें दुनिया में जितने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनकी थ्योरेटिकल इंटरप्रिटेशंस पता होना चाहिए, तो वो इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ जाएं। स्कोरिंग ट्रेंड को फॉलो किया जाए तो पॉलिटिकल साइंस में 10-15 नंबर का हमेशा से गैप रहता है। पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हमेशा से 10-15 नंबर ज़्यादा स्कोर करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के निस्बत। दूसरा कंपैरिजन मैं करूंगा यूरोपियन हिस्ट्री और यूएस हिस्ट्री का। दोनों ही बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जो लोग इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्ट करते हैं उनको ज़रूर यूरोपियन हिस्ट्री के साथ जाना चाहिए, क्योंकि ये पूरा सब्जेक्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन से स्टार्ट होता है 1789, उसके बाद कांग्रेस ऑफ वियना, उसके बाद एज ऑफ मेटरनिख, और फिर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इटली, फिर वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, कोल्ड वॉर, फिर ईरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये सब का सब कोर्स आउटलाइन अगर आप IR पेपर 2 को देखें तो ये जो यूरोपियन हिस्ट्री का कोर्स है ये IR पेपर 2 से 80 to 90% मैच करता है, ये उसको कॉम्प्लीमेंट करता है। तो मैंने जो गलती की थी, चूंकि मुझे गाइडेंस नहीं थी, मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ यूएस हिस्ट्री को ऑप्ट किया था। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जो बेस्ट कॉम्बिनेशन बढ़ता है IR के साथ वो यूरोपियन हिस्ट्री का बनता है। यूएस हिस्ट्री की बात करें तो इट्स अ वेरी कंसाइज हिस्ट्री। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, छोटा सब्जेक्ट है, और इसको ज़रूर ऑप्ट करना चाहिए अगर आपका इंटरेस्ट हिस्ट्री में है। दूसरी चीज़ ये कि इसमें मुश्किल से 10 से 15 प्रेसिडेंट्स हैं जो कि अहम हैं, और हर प्रेसिडेंट में से हर साल कोई ना कोई सवाल वो ज़रूर पूछता है एग्जामिनर, और इसी तरह से 10 से 12 इवेंट्स हैं पूरी यूएस हिस्ट्री के अंदर जिसको आपको तैयार करना होता है। तो कम्युलेटिवली अगर हम देखें तो अगर हम इन दोनों एस्पेक्ट्स को मिला लें तो 25 to 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकलते हैं पूरी यूएस हिस्ट्री में, और अगर वो आप अच्छे से तैयार कर लें तो आप एक बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन ख़ास तौर पर इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूँगा कि आपको यूरोपियन हिस्ट्री ऑप्ट करना चाहिए। तीसरा कंपैरिजन मैं करना चाहूँगा जेंडर स्टडीज़ वर्सेस एनवायरमेंटल साइंसेस। बहुत से लोगों का ये मानना है कि एनवायरमेंटल साइंसेस सिर्फ उन लोगों को ऑप्ट करनी चाहिए जिनका साइंसेस का बैकग्राउंड हो, तो ये बहुत गलत तासुर है। एनवायरमेंटल साइंसेस एक जेनेरिक सब्जेक्ट है, इसके लिए कोई साइंटिफिक नॉलेज या आपका साइंटिफिक बैकग्राउंड होना ज़रूरी नहीं है। मैंने बावजूद इसके कि मेरा साइंस का बैकग्राउंड नहीं था, मैंने इसको ऑप्ट किया। ये एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आज दुनिया में सबसे बड़ा मसला क्लाइमेट चेंज है। पूरा सब्जेक्ट क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसके आसपास घूमता है, और इसका फ़ायदा ये है कि इस सब्जेक्ट को अगर आप तैयार कर लें, आपकी पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी हो, आप इसमें डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स ऐड करें, तो आप आसानी से 90+ स्कोर कर सकते हैं। मेरे बहुत से जानने वाले हैं, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 90+ स्कोर इसमें किया है बहुत आसानी से। तो ये एक बहुत ही ऑब्जेक्टिव कोर्स है और टू द पॉइंट है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हैं तो आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जहाँ तक रही बात जेंडर स्टडीज़ की, तो मैं समझता हूँ कि इट्स वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ये एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है जिसमें कुछ थीरीज को इनकॉर्पोरेट करना है आपने, और दुनिया में जो ख़ास तौर पे जेंडर सेंट्रिक इश्यूज चल रहे हैं और पाकिस्तान सेंट्रिक जो मसाइल चल रहे हैं, आपने उन थीरीज को अप्लाई करना है। ये एक सब्जेक्टिव कोर्स है। हमेशा कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जो थ्योरेटिकल होता है, जैसे जेंडर है, क्रिमिनोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, इन थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में आपको इन डेप्थ नॉलेज रिक्वायर्ड होता है। इन सब्जेक्ट्स की थीरीज पे आपको कमांड होना ज़रूरी होता है, और उन थीरीज की इंटरप्रिटेशन विद रिस्पेक्ट टू कॉन्टेम्परेरी इश्यूज, ये बहुत अहम होता है। जेंडर स्टडीज़ भी एक कंसाइज सब्जेक्ट है। ये हमेशा से इसने एक अच्छा स्कोर दिया है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपको थीरीज और उसके कॉन्टेम्परेरी डायनामिक्स में उसकी एप्लीकेशन
वो आना बहुत अच्छे से ज़रूरी है। अगला कंपैरिजन हम करेंगे इंटरनेशनल लॉ और क्रिमिनोलॉजी के दरमियान। मैं समझता हूं कि इंटरनेशनल लॉ या इस्लामिक लॉ या जो भी लॉ के सब्जेक्ट्स होते हैं, या इसमें हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को भी ऐड कर लेते हैं इस कंपैरिजन में, लॉ के सब्जेक्ट को कभी भी हम कंप्लीमेंट नहीं कर सकते पॉलिटिकल साइंस या इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ। एक मिथ है कि आई लॉ IR के साथ मैच होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पॉलिटिकल साइंस के साथ मैच होता है। ये एक मिसपरसेप्शन है जिसे दूर करना बहुत जरूरी है। लॉ के सब्जेक्ट में आपको एक क्वेश्चन को उस पर्सपेक्टिव से अटेम्प्ट करना चाहिए, आपको उसमें कवानीन को डिस्कस करना होता है और बिल्कुल लॉ के पर्सपेक्टिव से आपको हर एस्पेक्ट को डिटेल में बताना होता है। जैसे पॉलिटिकल साइंस में आप कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़ते हैं, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री पढ़ते हैं, उसमें मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस पढ़ते हैं, मौलवी तमीज़ुद्दीन 200 केस, आसमा जहांगीर केस, यूसुफ पटेल केस, यही सब केसेस कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का हिस्सा हैं। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में इन पे सवाल आता है तो आपको लीगल पर्सपेक्टिव से इनको डिस्कस करना होता है, जबकि पॉलिटिकल साइंस में एक जेनेरिक पर्सपेक्टिव से इन चीज़ों को देखना होता है। और अगर आप जेनेरिक पर्सपेक्टिव से कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में इनको डिस्कस करेंगे तो एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देगा। और सेम इज़ द केस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। जब आप इंटरनेशनल लॉ के अंदर यूनाइटेड नेशंस को, IMF को डिस्कस कर रहे हैं तो लीगल पर्सपेक्टिव से डिस्कस करना है। IR में सवाल आ जाएगा तो जेनेरिक पर्सपेक्टिव से डिस्कस करना है। तो मैं समझता हूं कि अगर हम कंपेयर करें तो क्रिमिनोलॉजी इनसे बहुत बेहतर है, बावजूद इसके कि अगर आप IR ऑप्ट कर रहे हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑप्ट कर रहे हैं। क्रिमिनोलॉजी एक जेनेरिक सब्जेक्ट है, इसके 4 पोर्शंस हैं। पहला पोर्शन इसमें जेनेरिक क्राइम और क्रिमिनल की डेफिनेशन है, कुछ थीरीज हैं। दूसरा पोर्शन जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के ऊपर है। तीसरे और चौथे के बारे में मुझे एग्जैक्टली तो आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने ये कोर्स ऑप्ट नहीं किया था, लेकिन जहाँ तक मेरा लिमिटेड नॉलेज है तो उनमें एक अप्लाइड नॉलेज आपको चाहिए, जिसमें पाकिस्तान की उन ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं जो क्रिमिनल्स को डील करती हैं, जिसमें FIA, NAB और इस तरह के सारे हैं। और इसी तरह से इंटरनेशनल लेवल पर भी इंटरपोल वगैरह को आप स्टडी करते हैं। तो एक जेनेरिक सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो मेरा ख्याल है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और इंटरनेशनल लॉ की निस्बत क्रिमिनोलॉजी में कम मेहनत करना पड़ती है, लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ आप में से अगर किसी की इन 2 सब्जेक्ट्स पे कमांड है तो आपको इन्हीं को ऑप्ट करना चाहिए। आखिर में मैं बात करता हूँ आखिरी ग्रुप की, जिसमें लिंग्विस्टिक्स के सब्जेक्ट्स हैं, पंजाबी, सिंधी, बलोची, पश्तो, अरबिक और इसके साथ साथ साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। तो इसमें मैं बगैर किसी कंपैरिजन के आपको कहूँगा कि आपको सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी की जगह लिंग्विस्टिक्स के सब्जेक्ट रखना चाहिए। जो आपकी रीजनल लैंग्वेज है उसके साथ जाएं। ये वो वाहिद लिंग्विस्टिक का सब्जेक्ट है जिसमें आप मेहनत करते हैं तो ये रिवॉर्ड देता है आपको। मेरा पर्सनली पंजाबी के साथ एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैंने पंजाबी ऑप्ट किया, आई स्कोर्ड वेरी वेल और आई होप के आई स्कोर वेल इन दिस अटेम्प्ट एज वेल, जिसका भी रिजल्ट आने वाला है। तो बताने का मकसद ये कि पंजाबी, पश्तो, सिंधी इनको ज़रूर ऑप्ट करना चाहिए। इसमें एग्जामिनर का टिल्ट होता है स्टूडेंट की तरफ, वो नंबर देना चाह रहा होता है। अगर आप उसको अच्छे से प्रेजेंट करते हैं, आपका पेपर अच्छा है और आपने उसको अच्छे पढ़ा हुआ है। सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी अगेन ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं। एंथ्रोपोलॉजी एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, ये उस तरह से आपको कम्प्लीमेंट नहीं करता। अगर आप सोशियोलॉजी में 85-90 स्कोर लेना चाहेंगे तो ये बहुत मुश्किल है, जबकि पंजाबी में या इस तरह के किसी भी लिंग्विस्टिक के सब्जेक्ट में आप 85-90 स्कोर बआसानी कर सकते हैं। तो इसमें मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि आपको लिंग्विस्टिक्स के सब्जेक्ट के साथ जाना चाहिए। ये एक ब्रीफ सा कंपैरिजन था कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का। मैं एक फेसबुक लाइव टॉक रखूँगा और उसमें मैं एक एक सब्जेक्ट पे आपसे डिटेल में बात करूँगा। वो एक कम्प्रहेंसिव सेशन होगा, उसमें आपके सवालात भी लूँगा और आई होप कि उसमें जो भी आपकी एम्बिग्विटीज़ होंगी मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूँगा। बहुत शुक्रिया।